बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि उन्हें 2018-2024 के इलेक्शंस पर एतराज़ है। उन्होंने कहा कि हारने वाले भी परेशान हैं जबकि जीतने वाले भी मुतमईन नहीं हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब ने PTI को एक बार फिर असम्बलियों से इस्तीफे देने का मशवरा दे दिया है। तो आज कौमी असम्बली में असद कैसर साहब की जानिब से कहा गया है कि 9 मई का जो वाक़या था उसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज जो है असद कैसर साहब की जानिब से कहा गया है कि जो 9 मई का वाक़या था उसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और असद कैसर साहब ने जो कहा है, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाए। क्या उनके मुतालबात दुरुस्त हैं? देखिए, ये जो अरेंजमेंट है ना, ये जो सेटअप है, ये अब घिसट घिसट के ये चल रहा है। उसकी वजह ये है कि जो बात मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है 100%। और वो ये है कि जो हुकूमत में मौजूद लोग हैं वो भी दिल से काम नहीं कर रहे। मतलब वो भी, उनमें भी एक बेचैनी सी है इस अरेंजमेंट में मौजूद लोग के, मतलब आ तो गए हैं, अब क्या होगा, कैसे करें। वो इलेक्शंस के जो नताइज हैं वो उधर भी नहीं हज़म हो रहे। जो हुकूमत या अरेंजमेंट में लोग मौजूद हैं, जो इससे बाहर हैं, वो तो यकीनन एहतजाज कर रहे हैं इस सेटअप से। तो ये जो है ना, ये अब कुछ मामला रुक गया है। अब इसहाक डार साहब जो हैं वो, उनके ऊपर भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। लेकिन मैंने आज ये यानी क्योंकि परवेज़ इलाही साहब का जब मामला हुआ था, तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो, ये बात मैंने कल भी थी कि गिलानी साहब उन पर राज़ी नहीं हो रहे थे। और उनके नोटिफिकेशन में बाकायदा परवेज़ इलाही साहब के नोटिफिकेशन में लिखा होता कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। लेकिन यह है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो ग़ालिबन वज़ीर आज़म की, ये उनके मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म की गैर हाज़िरी में या किसी और वजह से वो कहीं गए हों, कराची भी हों या किसी और जगह हों या लाहौर भी हों। तो इसहाक डार साहब जो हैं, ये जो मुस्लिम लीग नून की शख्सियात हैं, वो कह रही हैं कि वो शायद कैबिनेट भी चेयर करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो है वो डार साहब का देखना है अब कि डार साहब जो हैं वो, नवाज़ शरीफ साहब ने उनको, जाहिर है कि डार साहब उनके पुराने साथी भी हैं और सियासी रफ़ीक भी हैं। लेकिन उनके आने के बाद औरंगज़ेब साहब की क्या पोजीशन होगी। और डार साहब जो हैं वो SIFC के बारे में ख़ास ख्याल रखते हैं। और ये बात, इसकी तस्दीक भी कल की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कि इसहाक डार साहब जो हैं वो SIFC के अंदर जो है वो अपना एक रोल अदा करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये उनका हक बनता है, मुस्लिम लीग नवाज़ का, ये नवाज शरीफ साहब का हक बनता है कि वो, चूँकि हुकूमत उनकी है, इसलिए वो उसमें आके अपने जो भी फैसले हैं वो उसमें करें। लेकिन सवाल ये है कि उसके नतीजे में क्या मामला बेहतर होंगे या बिगाड़ की तरफ जाएंगे। क्योंकि औरंगज़ेब साहब जो हैं, जो कि वज़ीर ख़जाना हैं, वो भी मुख्तलिफ बहुत वाज़ेह मामला तय करने के बाद ही उन्होंने वज़ारत ख़जाना संभाली थी कि मुकम्मल उनके पास इख्तियार होगा। तो ये जो मामलात हैं ना, ये अब आगे जाके हमारी तो दुआ है कि मामलात आगे चलें। अच्छा, फिर मुज़ाकरात की बात भी हो रही है, फिर इस्तीफ़ों की बात भी हो रही है। जो तहरीक इंसाफ है उनकी तरफ से भी कई मैसेजेस एक वक्त में आ रहे हैं। एक ये भी आ रहा है कि तहरीक चलाई जाएगी, और तहरीक उनकी चल भी रही है, एहतजाज हो भी रहा है सिंध में उनका। एक ये भी आज बात आई है कि जो इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। एक ये भी बात है कि मुज़ाकरात किए जाएँ सियासी जमातों के साथ भी। एक ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ भी। तो मुख्तलिफ आरा उधर से भी सामने आ रही हैं। और इसमें जो मसाइल हैं ना मुल्क के, वो बहुत बढ़ रहे हैं। अब देखें ना, किसान जो हैं वो, किसानों का मामला हल नहीं हो रहा। अब किसानों का मामला जो है वो निगरां दौर में खड़ा हुआ। ये गंदम गई आई, क्या बना क्या नहीं बना, या ये मौजूदा दौर में हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई जवाब दे नहीं पा रहा। यानी अवाम के सामने आके अवाम के इश्यूज़ के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अब इसकी गिरफ्तारियाँ, उसकी गिरफ्तारियाँ, पकड़ धकड़, इस तरह तो मामला। अगर कोई बात सामने आती भी है तो वो बात जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही आती है। अगर आप पार्लियामान का इजलास सुने तो उसमें एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी के अलावा कुछ नहीं। उसमें किसानों का मसला भी नहीं है, उसमें और इश्यूज़ भी नहीं है, उसमें महंगाई की बात भी नहीं है, उसमें बजट आना है, वो कैसे होगा, क्या होगा। मतलब बिल्कुल आपको लगेगा कि वो इस वक्त जो इश्यूज़ हैं उनसे वो मामलात
मतलब एक और दुनिया है, और उस दुनिया के अंदर, और वो दुनिया भी बड़ी अजीब सा रुख ले गई है। जो ये एलीट क्लास है ना, ये 8 फरवरी के बाद एक अजीब सी पोजीशन में है। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि 8 फरवरी को क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि शाम को नताइज आना बंद हो गए थे, और फिर वो अगला एक दिन और 2 दिन और फिर उसके बाद इंटरनेट बंद और ये बंद और वो बंद में नताइज आए, और 45-47 का चक्कर अभी तक चल रहा है। अक़लियती हुकूमत है नवाज शरीफ साहब की, ये किस कंडीशन पे बनी है? यानी मैं अक्सर बात ही कहता हूँ ना कि देखें, राना सनाउल्लाह साहब एक बात करते रहे हैं, अभी भी वो बात कर रहे हैं, वो उस बात से पीछे नहीं हटे। हाँ, ये बात अलग है कि वो कभी इमरान खान साहब की तारीफ़ करते हैं, कभी कहते हैं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे और सही जीते थे और हम ये थे, कभी वो वापस अग्रेसिव टोन में आ जाते हैं। ज़ाहिर सियासत भी करनी है, लेकिन असल बात यह है कि जो ये जो फार्मूला बना है ना, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बात को, अब चूंकि इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं तो मैं उस पर कोई राय क्या दूं। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं मुल्क आने से पहले उनको पता था कि उन्होंने नहीं बनना, तो जो हुआ वो वापस आए, मुकदमात का सारा ख़त्म होना, उनकी बरियत होना, उनका वो इसलिए था कि वो जो है वो यहाँ के और मुस्लिम लीग नून के सदर बन जाए। वो तो पहले ही सदर हैं, सारे टिकट सारे फैसले तो वो बाहर रह के भी कर सकते थे। तो ये तो मुझे बात समझ नहीं आती, और उस दिन विक्ट्री स्पीच भी तैयार थी। और फिर दूसरी बात यह है कि ये भी फार्मूला समझ में नहीं आता कि आप मरकज़ में हुकूमत लेंगे तो पंजाब मिलेगी आपको। अगर देखें, नवाज शरीफ साहब ये बात कह सकते थे कि भाई ऐसा है कि पंजाब हुकूमत हम लें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा दे दें, और हम जो हैं वो मतलब मैं सदर के तौर पे आ जाऊं। मतलब ये फार्मूला बड़ा जचता है ना नवाज शरीफ साहब को कि भाई वो प्रेसिडेंट हों, बिलावल जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएं और मामला आगे चलें। और लेकिन जरदारी साहब सदर बन गए, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। तो ये अब अगर फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी शामिल भी होती है, तो पीपल्स पार्टी किस तरह शामिल, अगर फ़र्ज़ करें शामिल होती है तो वजारत जो ख़ारजा मिल जाएगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मिल जाएगी वजारत ख़ारजा। तो इसहाक डार साहब ये कोई ओहदा नहीं है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओहदा नहीं है, वो भी इंडस्ट्रीज की वजारत थी ना परवेज अलई साहब के पास। ये तो वजारत बेमहकमा होगी, तो उनको तो खारजा रखनी अपने पास है। तो ये अब अगर तो ये खबरें दुरुस्त हैं कि जी राना सनाउल्लाह साहब आ रहे हैं मरकज़ में, और वो आके ये मुस्लिम लीग नून के लोग और हुकूमत के लोग, मुख्तलिफ ऑप्शंस इस वक्त क्लियर क्लैरिटी नहीं है, तो हर बात के ऊपर मतलब हर जो खबर है उसको ऊपर तबसरा कर सकते हैं। अगर वो राना सनाउल्लाह साहब मरकज़ में आ रहे हैं बतौर मुशीर और हुकूमत ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर वो यकीनन वजारत दाखिला उनके पास होगी या मुशीर दाखिला होंगे। और उस सूरत में मोहसिन नकवी साहब भी ये इशारा दे चुके हैं कि भाई अगर चॉइस मुझसे पूछी जाए तो मैं पीसीबी लूँगा। मैं मतलब एक इशारा सा उन्होंने दिया है गालिबन, तो वो उधर भी कोई एडजस्टमेंट हो सकती है और ये सिस्टम आगे चल सकता है। लेकिन ये है कि इसमें ये बात फिर अच्छा, फजलुर रहमान साहब का जो इल्ज़ाम है वो अचकज़ई साहब भी लगा चुके हैं पहले, आज उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं इलेक्शंस के हवाले से कि भाई इलेक्शन जो है वो तो देखें, ये तहरीक और कोई बहुत बड़ी तहरीक और ये तो बातें हैं सारी। ये मुझे अभी तक जो हो रहा है ना इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लेंगे और एक मतलब है कि बहुत मिलियन मार्च होगा, हो सकता है मौलाना साहब एक मुजाहरा करें, 2 मुजाहरे करें, लेकिन ये जो सिस्टम है ना ये वैसे ही बहुत ही इसमें ये नाजुक सा सिस्टम है पूरा अरेंजमेंट। और इस अरेंजमेंट में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर वापस आके असर्ट करते हैं अपने आप को, तो वो मुकम्मल असर्ट करेंगे। नवाज शरीफ साहब जो है ना वो इसके या तो वो इससे अलग हो जाएंगे इस सेटअप से, या वो आएंगे तो वो मुकम्मल तौर पे देखें ये एक बड़ी उनकी समझें कि फाइनल या सेकंड फाइनल जो भी उनकी इनिंग्स है, सियासी इनिंग्स, इसको भरपूर अंदाज में उनको खेलना है। तो वो ऐसा नहीं होगा कि फिर वो कहें कि जी वजारत दाखिला भी मेरे पास नहीं है, ख़जाना भी मेरे पास नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। फिर वो अगर करते हैं तो फिर वो
और साथ ही जो बात उन्होंने की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा उनसे कि जी आपको तो लाहौर में इलेक्शन हुआ है ना अयाज सादिक साहब, आप तो मेरे साथ मेरी बात मानते हैं। सादिक साहब ने कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं मानता, उनकी तो सीट। तो बात यह है कि ये इलेक्शंस पे बड़े सवाल हैं और उसमें ये भी, अच्छा वहाँ से भी बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं रोज़। तहरीक इंसाफ का भी कोई एक सिग्नल नहीं आ पा रहा, बात करनी है नहीं करनी, करनी है किससे करनी है। उनकी बहुत बड़ी तादाद असेंबली में मौजूद है और सड़कों पे भी मौजूद है। और सड़कों के ऊपर जो उनके लोग हैं, अच्छा वो किसानों को पकड़ लिए, पकड़ के उनके लीडर्स को, वो एक नया बहरान खड़ा हो रहा है। वो तो उसका मसले का हल नहीं है कि किसान जो मुजाहरा कर रहे हैं उनको पकड़ के अंदर जेलों में डाल दिया जाए, तो वो भी एक बेचैनी है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये वापसी होती है नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की वापसी होती है, तो फिर उसके बाद एक इनको मरबूत एक लायमल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। देखिए हुकूमत उनकी है, हुकूमत उनकी है, सबसे बड़े सूबे में भी उनकी हुकूमत है और मरकज़ में भी उनकी हुकूमत है। तो अब यह है कि वो उसको अगर तो उन्होंने चलाना है तो वो फिर पूरी उसकी ओनरशिप लेंगे और ओनरशिप लेने के बाद वो फैसले करेंगे और फैसलों में वो फिर कहाँ तक फैसले वो कर पाते हैं, कहाँ तक नहीं कर पाते, ये फिर इस अरेंजमेंट जो है इसमें देखना है कि इसमें स्पेस कितनी है। क्योंकि ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कितनी स्पेस वो ले पाते हैं या कितनी नहीं ले पाते, क्योंकि पहले दिन जो कंडीशन आई कि जी मरकज़ में हुकूमत आप तब बना पाएंगे जब, सॉरी पंजाब में हुकूमत आप तब बना पाएंगे, और पंजाब की हुकूमत ज़ाहिर है मरीम नवाज साहबा, एक नवाज शरीफ चाहते हैं नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहबा को मिले पंजाब, लेकिन कंडीशन ऐसी रख दी गई कि भी मरकज़ आपको लेना पड़ेगा, मतलब ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। मतलब ये अजीब हुकूमत है जिसमें ज़बरदस्ती आप लेंगे मरकज़ तो आपको पंजाब मिलेगा, मतलब पंजाब नहीं मिलेगा आपको। ये अजीब सी बात है। तो गन पॉइंट पे आपको लेना, आपको वजीर आजम बनना पड़ेगा वरना आपको पंजाब नहीं मिलेगा। तो अब वो वजीर आजम बने हुए हैं, उधर से महंगाई हो रही है, उधर से वो बजट खसारा, उधर से वो कर्जा लेना है, फिर IMF के मामला, फिर दूसरे मामला। तो वो अब अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं मरकज़ में और पूरा सर्ट भी करते हैं तो ऐसा कौन सा इशू है जो नवाज शरीफ साहब उसमें अगर कोई तब्दीलियां भी करते हैं सेटअप में तो वो इश्यूज हल हो जाएंगे। मतलब सिक्योरिटी क्राइसिस है बहुत बड़ा। नवाज शरीफ साहब वहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब को ला सकते हैं वज़ीर दाखिला, मुशीर दाखिला के तौर पे, लेकिन उसके नतीजे में सिक्योरिटी क्राइसिस तो है, अल्लाह करे खैरियत से आगे आने वाले दिन चलें, लेकिन दहशत गर्दी तो एक कॉन्स्टेंट मामला हैं, वो तो आपको हर वक्त करना पड़ते हैं। दूसरा जो बड़ा इशू है वो मईशत, और मईशत जो है वो तो ये फिर वही मामला हो गया कि उधर से अच्छा निचकारी, फिर उसके बाद और बहुत सारे मामला। तो अच्छा वजारत खारजा बड़ी अहम है, वजारत खारजा बहुत अहम है। तो वजारत खारजा अगर वो छोड़ते हैं तो फिर मैंने दोबारा बात की कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है इन्हीं तौर पे, मतलब ना वो फिर वजीर खारजा होंगे ना वजीर ख़जाना होंगे, वो मतलब वो बस एक ऐसे ही होंगे। तो उनको अपने पास वजारत खारजा तो रखनी है ना, ये नहीं पॉसिबल कि वो वजारत खारजा दे दें। मैंने उससे कहा ना कि ये अच्छा फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एक और बात मैंने पूछी, मैं अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है तो उनका ऑफिस कहाँ होगा, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगा। अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो SIFC है, मतलब वो वजारत खारजा अलग है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस अलग है और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट अलग है और जो वजारत ख़जाना अलग हैं ऑफिस इनके। लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने कहा शायद वो डॉक्टर साहब इधर ही बैठा करें। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इसकी थोड़ी सी इसका जो रंग रूप है। अच्छा हुकूमत नामुकम्मल है क्योंकि पंजाब में गवर्नर नहीं है। अब देखिए ना, ये एक बड़ी अजब सी बात है कि पंजाब में गवर्नर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर जो है पंजाब के, वो गवर्नर और जो वजीर आला हैं वो दोनों अभी तक जो है मुस्लिम लीग नवाज के पास हैं। यही नहीं तय हो रहा कि वहाँ पर कायरा साहब होंगे या मधु महमूद साहब होंगे या कोई और शख्सियत होगी। मतलब पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास अच्छे बड़े नाम है, चंद साहब का नाम भी आया था बीच में जो है वो काफ़ी सारे लोग पंजाब में अच्छे मौजूद हैं रहनुमा, लेकिन ये कि पंजाब के गवर्नर का ऐलान नहीं करी पीपल्स पार्टी, उसकी क्या वजह है? तो हुकूमत जो है ना वो
मतलब मौजूद है ये अरेंजमेंट, लेकिन वो दिल से जो है ना, यानी फाल तो इस वक्त आप देखें अगर, तो आपको सिर्फ नज़र आ रहे हैं इसमें सिर्फ शहबाज शरीफ साहब, ज़ाहिर दौरे भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। और आप ज़रा वक्फा लें तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे 40,000 के करीब इंसानी लाशें बेगोरो कफन पड़ी हैं। जी ठीक है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि अभी मुल्क की सियासत में बहुत कुछ वाज़े होना है। जी बहुत कुछ वाज़े होना है, और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इस वक्त जो अहम तरीन मामला है वो ये, जो मैंने कल भी बात की थी कि 24, 48, 72 घंटों में बहुत कुछ वाज़े होना है कि क्या ये जाहिरियत ख़त्म होती है या नहीं। देखें, सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो रियाद में मौजूद हैं, और रियाद से गालिबन वो इसराइल तल अवीव निकल जाएंगे कल। उन्होंने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से उनका जो खिताब था उसमें उन्होंने कहा कि हम हमास के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत बड़ी एक डील या एक मंसूबा या एक प्रपोज़ल हमने जो है अमेरिका ने उनके सामने पेश किया है। और हमास का जो डेलीगेशन है अब वो काहिरा पहुंच रहा है, और साथ ही जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है उन्होंने कतर का भी शुक्रिया अदा किया, मिस्र का भी शुक्रिया अदा किया, बाकी मुल्कों का भी उन्होंने दरमियान में मुज़ाकराती रोल एक अदा किया है। अच्छा, उसके साथ ही दूसरा जो मामला है वो ये है कि रफ़ा पे अभी अटैक किया थोड़ी देर पहले इसराइल ने रफ़ा पे, लेकिन जो अभी डील क्या है इसके बारे में मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि कौन सा मंसूबा है आखिर जिसके ऊपर जिसको लेके हमास ने कहा है कि हम अभी जवाब देंगे। मेरा ख्याल है हमास जवाब दे देगी जल्द ही। वो जो डील है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उसका जो इंकिशाफ है वो किया है सर डेविड कैमरॉन ने, और मैं यहाँ पे सर डेविड कैमरॉन के ही जुमले बिल्कुल कोट करता हूँ, और ये गार्डियन की जो अभी कुछ देर पहले उन्होंने अपडेट की है वो ये है कि 12वीं स्लाइड, 40 दिन का सीज फायर ऑन द टेबल। 40 दिन का सीज फायर है, हमास एक्सेप्ट कर लिया डील को, और ये सर डेविड कैमरॉन ने कहा है। और उसके साथ ही अगर हम इसको आगे देखें तो उसमें ये कहा है कि उसमें बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों लफ्ज़, उसमें थाउजेंड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। अगर हम इसी खबर को थोड़ा सा बाद में देखें तो इसमें थाउजेंड्स जो हैं इसमें रिलीज़ होंगे, जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं, थाउजेंड्स। अच्छा, इसी को अगर हम यहाँ से और पेपर्स में भी हम देख लेते हैं तो ये है कि ये थाउजेंड्स का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है, और ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। अगर थाउजेंड्स की तादाद में वहाँ से रिलीज़, ये अल अरबिया 14वीं स्लाइड अगर हम देखें तो वो भी थाउजेंड्स का जुमला इस्तेमाल हो रहा है, ये थाउजेंड। अच्छा, और टाइम्स ऑफ इसराइल को फिर हम कोट करते हैं तो यहाँ पे 17वीं स्लाइड, पोटेंशियली थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स टू बी फ्रीड इन ट्रस्ट डील, थाउजेंड्स। अच्छा, अब ये जो बात है ना, देयर इज अ जनरस ऑफर, 40 दिन का सीज फायर, एक्सचेंज फॉर द रिलीज ऑफ होस्टेजेस एंड ऑल्सो रिलीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, यानी थाउजेंड्स जो हैं वो उनके पास अगर 120 या 125 यरगमाली मौजूद हैं हमास के पास, तो अभी वो सिर्फ उसमें से 40 या 33 या 40 वो यरगमाली छोड़ रहे हैं, और उसके जवाब में जो है वो 40 दिन का सीज फायर और हज़ारों के करीब फ़लस्तीनी कैदी जेलों से रिहा होंगे। तो ये बहुत बड़ी ऑफर हुई है हमास को, बहुत बड़ी ऑफर हुई है। मेरे ख्याल के ये पहले वाली ऑफर से किसी तरह से भी कम है। इसमें जो वाहिद मसला अटक गया है, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हमास उसके ऊपर सॉफ्टन हो रही है, और वो जो मसला है वो ये है कि ये सीज फायर लंबा होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए, 40 दिन का नहीं होना चाहिए। लेकिन और ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं हो रहा कि इसराइल की फ़ौज का इनखला होगा या इसराइल की फ़ौज रहेगी इन 40 दिनों में, कि 40 दिनों के बाद अगर ये सीज फायर ख़त्म होना है तो फिर इसराइल की फ़ौज बाहर क्यों निकलेगी, वो 40 दिन अंदर ही बैठी रहेगी, और इस दौरान जो है वो कैदी रिहा हो जाएंगे। तो असल मामला जो अटका हुआ है, जो कि जो प्रॉपर अभी कुछ नहीं पता कि मामला कहाँ जाता है, वो ये है कि अगर 40 दिन का सीज फायर है,
ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल को हम दिखा दें अगर 17 स्लाइड, कि ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि पोटेंशियली थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स टू बी फ्री इन ट्रस्ट डील। लेकिन मसला ये है कि ये जो ट्रस्ट डील है ये तो 40 दिन की अगर है तो 40 दिन के लिए तो फौज बाहर नहीं जाएगी ना, 40 दिन के बाद दोबारा आ जाएगी, ठीक है, यानी 40 दिन के बाद वो फौज दोबारा आ जाएगी। तो फिर वो अरब फौजें कहाँ गई, अमन की और बाकी सारे मामले, तो फौज बैठी रहेगी उनके साथ, उनके सामने वही कंट्रोल कर रहे होंगे गजा को, और उसी दौरान जो है वो फ़लस्तीनी रिहा हो जाएंगे। अच्छा, फ़लस्तीनी रिहा होके इधर पहुंचेंगे गजा तो गजा में गिरफ्तार हो जाएंगे, वहां रहेंगे तो वहां गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये एक मामला कुछ अजीब सा है। इस मामले को देखते हैं कि ये कहाँ पे जाके ये तय होता है, क्योंकि जो अरब ममालिक हैं, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि अरब ममालिक भी मुस्तकिल सीज फायर पे खड़े हो गए हैं। अरब ममालिक की तरफ से बात ही की गई है कि ये आप जो हैं, ये तो एक ट्रक की बत्ती है ना, 40 दिन की सीज फायर। भाई 40 दिन का सीज फायर तो तब होता कि वो फेजेस में होता, कि पहले फेज में मतलब एक 3 हफ्ते का सीज फायर है, इस दौरान इतने लोग यहाँ से यहाँ रहे हुए, ये फौज पीछे हट गई, दूसरी फौजें आ गई, दूसरे फेज में फिर एक वहाँ पे कोई मुस्तकिल हल बनता है कि जी ये पैलेस्टीनियन PLO के अंडर सारे फरीक बैठेंगे, एक नई शक्ल लेगी उनकी क़यादत, वहाँ पे गैर मुसल्लह होंगे, वहाँ पर इमदाद खुलेगी और फिर 2 रियासती हल की तरफ जाएगा मामला। तो ये तो मामला अभी वहाँ पे अटका हुआ है कि भाई 40 दिन का सीज फायर और इस दौरान सैकड़ों या हज़ारों फ़लस्तीनी रिहा हो जाएं। इसराइली फ़ौज क्या निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। और क्या जो है वो उसके नतीजे में एक कॉन्क्रीट प्लान सामने, क्योंकि देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब इस वक्त कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। मतलब क्या अच्छा, यहाँ पर जो बोरेल आए हुए थे जो यूरोप के, उन्होंने कहा कि मई में कई यूरोपीय मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं, कई यूरोप के मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं। और अभी तक वो जो वारंट्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, अभी तक वो जो नेतन्याहू के वारंट्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, और वो हमास के लीडर्स के भी हैं। हमास के लीडर्स पे तो वैसे ही वारंट निकले होते हैं तो वो तो उनका कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि नेतन्याहू के भी और उनके गांस के भी और उनके आर्मी चीफ के भी उनके वारंट जो हैं अभी तक सस्पेंड नहीं हुए। अमेरिका जो है वहाँ पर खड़ा है। फिर प्रेजिडेंट बाइडन की गुफ्तगू जो है वो हुई है इनसे, नेतन्याहू से, उसका जो मैंने रीड आउट पढ़ा है, अब रीड आउट जो है उसका, वो जो रीड आउट को अगर आप हम दिखा सकें स्क्रीन पे, उस रीड आउट में भी जो है वो ये बात है कि जी उसमें लफ्ज़ सीज फायर इस्तेमाल हुआ है और उसमें एड ज़्यादा दे दी जाए सीज फायर, लेकिन उसमें फिर 2 स्टेट सॉल्यूशन गायब है। उस रीड आउट में जो है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन तो नहीं है, और उसमें जो है वो ये है बस कि उन्होंने बात की और बात करने के बाद जो है वो रीड आउट नहीं है, उसमें रीड आउट में सीज फायर का जिक्र नहीं है, और उसमें ये है कि बस एड को बढ़ा दिया जाए वगैरह 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 करके वो काम आगे चलाओ। तो ये अब हमास का डेलीगेशन वहाँ पे पहुँच गया है, और हमास को जॉर्डन ने ये कहा है कि आपको अगर, अब ये एक नई डेवलपमेंट है कि हमास की लीडरशिप जो है इस्माइल हानिया और खालिद मिशाल को जॉर्डन कह रहा है कि आप हमारे पास आ जाएं, जॉर्डन कह रहा है कि आप हमारे पास आ जाएं। या ये बाइडन ने कहा है कि IDF ऑपरेशन ना करे उस पर, लेकिन जो मैं वो बात कह रहा था कि वो जो बारह, तो इसमें जो इशू है वो ये है कि जो जॉर्डन की तरफ से ऑफर एक आई है, अभी तक मीडिया में नहीं है बात, लेकिन जॉर्डेनियंस का ये कहना है कि हमने ये ऑफ़र किया है खालिद मिशाल को और इस्माइल हानिया। ये जहन में रखें कि खालिद मिशाल जॉर्डन में थे जब उनको पॉइज़न दिया गया था, और वहाँ पे मोसाद के लोगों ने पॉइज़न दिया था। वहाँ पे उस वक्त शाह हुसैन ने जाके प्रॉपर एक मामलात ख़राब हो गए थे, मोसाद के लोग पकड़े गए थे ओमान में, और वहाँ से वो एंटीडोट के लिए फिर जो है वो क्लिंटन बीच में इन्वॉल्व हुए थे, और बहुत संगीन मामला हो गया था, और फिर उनको इंटेंसिव केयर में रखा गया था और उनको कत्ल करने की कोशिश हुई थी जॉर्डन में। उसके बाद वो सेफ़ मकाम पे महफूज हो गए, चले गए थे वो सीरिया वगैरह। लेकिन अब जॉर्डन की तरफ से बात हो रही है कि हमास की लीडरशिप हमारे पास आ जाए। ये एक जो है एक बिल्कुल देखते हैं कि इसकी कोई पब्लिक में बात आती है या नहीं, लेकिन ये बड़ी अजीब एक डेवलपमेंट होगी। इसका मतलब है कि जॉर्डन भी ये एग्रेसिव टोन ले रहा है, जॉर्डन भी, कि वो हमास की लीडरशिप को अपने पास बुला रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी ज़ाहिर मुजाहरे हो रहे हैं, फ़लस्तीनी मौजूद हैं, तो वो हमास उन्होंने कहा कि यहाँ बुला लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि अब आगे जो कुछ करना है उसमें वो, क्योंकि जॉर्डेनियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे जो रियाद में हुई है।
और यहाँ पर जो है वो बड़ा क्लियर मैसेज लेके जो है वो इजिप्ट के लोग भी आए हैं। लेकिन बात सारी ये है कि ये उस वक्त तक मामला हल नहीं होगा जब तक, एक तो ये है कि ये 40 दिन में अगर फौजें रहेंगी। देखें, वो जो पहले मामला पेरिस में हो रहे थे ना, उसमें ये था कि फौजों का इनखला होगा और दूसरी फौजें आएंगी और वो फौजें आएंगी और फिर 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ मामला बढ़ेंगे। अब ये 40 दिन का सीज फायर और वहां से 40 लोग वो छोड़ दें और फौज वहीं रहे और इसी दौरान वो छापे और लड़ाइयाँ और ये सारा कुछ हो रहा है, सीज फायर तो हो जाएगी, लेकिन जो 40 दिन के बाद क्या होगा? तो या तो मरहला वाइज असल मकसद ना यरगमालियों का छोड़े जाना है, ना कैदियों का छोड़े जाना है, ना सीज फायर है। असल मसला है वो 2 रियासती हल की तरफ जाना। मतलब वो अचीव उसको कर रहे हैं ना, वरना तो ये फिर और मुआहदा हो रहा है और लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऑस्लो अकॉर्ड हो रहा है, ये हो रहा है, फलां हो रहा है, तो ये तो इससे मामला खराबी की तरफ जाएंगे। तो ये जब सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये बात कह दी और जो सर डेविड कैमरन उन्होंने भी कह दिया कि हज़ारों फ़लस्तीनी रिहा होंगे, हमास वाले कह रहे हैं कि भाई, और इस पर अरब ममालिक के साथ खड़े हैं, वो खामोश हैं, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई इत्तेफाक किया है। बस वो उन्होंने बात सुनी है सेक्रेटरी ब्लिंकन की और उन्होंने बात सुनी है डेविड कैमरन की भी, लेकिन उनकी जो खामोशी से अंदर मीटिंग हुई है उसमें हमास के साथ हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है इस बात का कि अगर आपकी फ़ौज भी वहाँ रहती है और 40 दिन के बाद आपने फिर जंग छेड़नी है दोबारा और दोबारा ऑपरेशन करना है वहाँ पे और फिर दोबारा जाहिरियत करनी है और 40 दिन के अंदर आपने लोगों को बाहर भी नहीं जाने देना, उधर ही खा पिला के उसकी उनको खाना खिलाओ, उनको पानी पिलाओ, उनको खाना खिलाओ और 40 दिन बाद उनको कत्ल कर दो, शहीद कर दो। तो ये तो मसाइल का हल नहीं है। और आगे एक पूरा, अगर आपके पास रोड मैप नहीं है 2 रियासती हल का, तो फिर ये नॉन स्टार्टर है, ये एक टोटल नॉन स्टार्टर है। अब इसके ऊपर जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, उन्होंने कहा है कि जो वाहिद रास्ता रुक गया है, रुकावट है सबसे बड़ी मुआहदे में, वो हमास है। ओ भाई, हमास को आप छोड़ दें, इसका रोड मैप क्या है? रोड मैप होना चाहिए ना। 2 रियासतें अगर बननी है तो उन 2 रियासती हल की तरफ रोड मैप होगा ना पूरा, कि भाई ये 40 दिन के लिए सीज फायर होगा, उधर से गमाली रहे होंगे पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में ये होगा, तीसरी स्टेज में ये होगा, फिर वहाँ फौजें जाएंगी, इसराइली फ़ौज का इनखला होगा, फिर उसके बाद एक वहाँ पे जो है वो सेटअप ऐसा बनेगा जो फ़लस्तीनियों को काबिल कबूल हो, फिर वो गैर मुसल्लह होंगी तंजीमें, जो बात चल रही थी। ये तो कोई इशू नहीं है कि सीज फायर करवा दें आप 40 दिन के लिए और 40 दिन के बाद जो है वो आप तबाह कर दें, दोबारा जो बचे कुछ लोग हैं उनको शहीद कर दें। तो ये जो है वो उन्होंने सारा हमास पे डाल दिया और इसराइल शो कर रहा है कि जी हमने बड़े अपने दिल पे पत्थर रख के, पहले हमने कहा था कि जी सारे कैदी सारी गमाली रिहा हों, अब हम कह रहे हैं 33-40 से हम काम चला लेंगे, इनके सैकड़ों लोग छोड़ देंगे हम। ऐसा नहीं है। असल बात मुस्तकिल जंगबंदी और 2 रियासती हल और इसका सोल्यूशन निकले, इस मसले का हमेशा के लिए हल बरामद हो, तो यहाँ पे आके मामला रुक गया। और मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर ये मामलात, और घमसान की लड़ाई हो रही है ये हिजबुल्ला के साथ, हिजबुल्ला और जो इसराइल का माज है वो खुला हुआ है और वहाँ पे फ्रांस ने रोका हुआ है, लेकिन फ्रांस भी एक हद तक रोक पाएगा, उसके बाद वो हिजबुल्ला उनको भी खुदाफिज कह देगी, तो फिर कोई और मीडिएटर है नहीं दरमियान में जंगबंदी करवाए। अमेरिका भी निकल गया, फिर उसके बाद या तो चाइना आएगा, रशिया आएगा, खून बहेगा मजीद, यहाँ पे खाना जंगी होगी, क्या होगा? तो अब ये अगले 24-48 घंटों में वाज़ेह होगा, क्योंकि हमास ने उसका जवाब देना है। आखिरी जो बात हुई है, हमास के लोग कह रहे हैं कि भाई इसको मुस्तकिल जंगबंदी करें, यानी ये मुस्तकिल जंगबंदी करें और रोड मैप दें पूरा। ये तो एक पहले का नक्शा आपने दे दिया ना, आपने कहा कि भाई ये जो है 40 इतने दिन तक जंगबंदी होगी और हम कैदी छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इसलिए तो मामला नहीं हुआ। मामला तो 2 रियासती हल की तरफ हुआ, फिर इसराइल की फौज बैठ जाएगी दोबारा जाके वहाँ। तो ये मामला जो है अगले 24-48 घंटे बड़े अहम है। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, अभी तक उनका इसराइल का ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सऊदी अरेबिया में चूँकि मसरूफियात ख़त्म हो गई हैं तो शायद वो जॉर्डन भी जाएँ, ये भी बात चल रही है कि वो जॉर्डन को भी दौरा करेंगे, ये भी हो सकता है वो इजिप्ट जाएं, ये भी हो सकता है अभी 1-2 दिन में हमास के लोग वापस आके कोई मैसेज दें। इसके ऊपर सब अभी तक बात कर रहे हैं कि पेशरफ्त हुई और सब अपने अपने जो उनका स्टांस था उससे पीछे हटे हैं, लेकिन इस स्टांस से कैसे पीछे हट सकते हैं कि आखिर में एक 2 रियासती यानी 2 रियासती हल के ऊपर से तो सऊदी अरेबिया पीछे नहीं हट सकता ना। मतलब ये तो एक बुनियादी बात है कि भाई 2 रियासतें कैसे बनेंगी, और अब तो बिल्कुल ही नहीं हट सकता। अब इस वक्त जो सूरत हाल हो गई है और 40,000 के करीब वहाँ पे इंसानी शहादतें हो गई, तो ये एक मसला ऐसा है। अच्छा, उधर जो है वो क्राइसिस खड़ा हो गया है स्कॉटलैंड में, और वो भी इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट है। हमजा यूसुफ वहाँ पे रिज़ाइन कर गए हैं। हमजा यूसुफ जो है ये पहले फर्स्ट मिनिस्टर थे स्कॉटलैंड के,
और ये जो है ये पाकिस्तानी निज़ाद फैमिली, इनके वालिद जो हैं मियाँ चन्नू से 60 की दिहाई में चले गए थे। वालदा भी इनकी पंजाब से हैं, पाकिस्तान के पंजाब से, लेकिन वो जो हैं वो उनकी फैमिली कीनिया चली शिफ्ट हो गई थी। बाद में इनकी शादी हुई, ये ग्लासगो में पले बड़े, वहीं पे ये पार्लियामेंट में आ गए। और ये जो नेशनल पार्टी है स्कॉटलैंड की, जो कि ख़ुद मुख्तारी का मुतालबा करती है, उसके ये रहनुमा बन गए और फर्स्ट मिनिस्टर भी बन गए। अब ये है कि वो, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत थी वहाँ पर भी, ग्रीन पार्टी के साथ इनकी हुकूमत बनी हुई थी। ग्रीन पार्टी के साथ 10-12 दिन से वो फटा चल रहा था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं, तो ये बड़ा टर्मोइल रहा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं तो इसके ऊपर, और ये इशू क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू था। और वो जो SNP है, अब वो गालिबन नया अपना एक रहनुमा चुनेगी, या ये भी हो सकता है वो स्नैप इलेक्शंस हो जाएं या जो भी आगे कुछ हो। अच्छा, ये 2014 में स्कॉटलैंड के अंदर वोटिंग हुई थी इसके ऊपर कि क्या अलग होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम से या नहीं। तो उस वक्त ये था कि जो वोटर्स की अक्सरियत थी उन्होंने कहा था नहीं, हमने यूनाइटेड किंगडम में ही रहना है। स्कॉटलैंड ने अलहदगी की बात नहीं की थी। अब ये है कि उसके बाद ये हुआ कि हमजा यूसुफ ने कहा कि मैं दोबारा एक, क्योंकि उनकी पूरी जो पार्टी है, जो SNP है, उसका नारा ही है कि हमने स्कॉटलैंड को अलग करना है, खुद मुख्तारी देनी है। तो उन्होंने कहा हम दोबारा वोट करवाएंगे, दोबारा रेफरेंडम होगा, सब कुछ होगा। उससे पहले लेकिन क्योस, ये प्रॉपर क्योस खड़ा हुआ है वहाँ पे। SNP की क़यादत में हुकूमत जो है वो कोलैप्स हो गई है वहाँ पे। अब यह है कि वो ग्रीन पार्टी के साथ अलायंस बनेगा, दूसरे रहनुमा आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा कोई जान भी ऐसा भी नहीं, वो लोकल लेवल पे। और पाकिस्तान में ज़ाहिर है इस बात का ये इंटरेस्ट है कि हमजा यूसुफ थे, वही पाकिस्तानी थे, क्या मसला हुआ। तो वो पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन और कोलैप्स और टर्मोइल, ये जो मामला है ना। अच्छा, उनका मामला जो है वो बेदो के साथ हो गया। उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, इलॉन मस्क ने, टेस्ला वालों का। और उसमें जो असिस्टेंट ड्राइवर्स होंगे, वो जो भी गाड़ियाँ बन रही हैं आगे जाके, तो वो ऑटोनमस व्हीकल जो बन रही हैं, तो उसके उन्होंने जनाब चाइना की कंपनी के साथ, उनको 20-25 रेगुलेशंस हैं जिससे वो टेस्ला वालों ने अपने आप को निकाला है। चाइना की जो रेगुलेशंस हैं बड़ी सख्त हैं, ये टेक्नोलॉजी के हवाले से, इस हवाले से वो सारी क्लियर हुई हैं। ये आप देखें, जो मैंने कल भी बात की थी ना, कि इलॉन मस्क को ये सारे जो आज की दुनिया में जो टेक्नोलॉजी को लीड करने वाली कंपनीज हैं, वो कई मुल्कों, कई रियासतों के हुक्मरानों से ज़्यादा ताकतवर हैं। उनके पास पैसा भी ज़्यादा है, उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं। कई मुल्कों के ख़जाने तो मतलब उनके कुछ 100 हिस्से करते हैं ख़जाने के, तो फिर उनकी मुल्कों की जो रिजर्व हैं वो भी नहीं बनते, इतना उनके पास पैसा है। फिर ये टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो वो अपना इंडिपेंडेंटली कि भाई किस मुल्क में जाना है, किस में हमने इन्वेस्ट करना है, किस में क्या नहीं करना। दरमियान में ये बात आई थी कि एक, अच्छा, ये जो इलॉन मस्क हैं, ये ज़ाहिर है कि डिफेंस डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी इनके पास हैं, तभी तो ये वो वहाँ पे यूक्रेन में जाके जंग बहुत शदीद हो गई। आज फिर वो ईस्टर्न यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, क्योंकि उधर से तवज्जो सबकी इस वक्त मगरबी एशिया, मशरिक़ वस्ता की तरफ है। तो वो अगर डिफेंस डिपार्टमेंट ने उनके साथ डील किया हुआ मामला, तभी स्टालिंग चलता है उनका, और उसके नतीजे में यूक्रेन की फौज लड़ रही है इंटरनेट के ऊपर। कमिंग डेज में शायद ये जो एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी आ रही है कि इंटरनेट के बगैर ही जो टेलीफोन्स और एप्लीकेशन विदाउट इंटरनेट आपस में कनेक्ट होना शुरू हो जाए, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन बड़ी इनिशियल स्टेज पे शायद विदाउट इंटरनेट भी जो है वो मुख्तलिफ डिवाइसेस बनने जा रहे हैं। अच्छा, एनीवे, तो ये जो है ये अब वो वहाँ पर उन्होंने अपना मुआहदा कर लिया। वो जो मुआहदा है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है उस मुआहदे से जो कि अमेरिका यानी एज ए स्टेट करता है। यानी अमेरिका एज ए स्टेट उनके टिकटॉक पे पाबंदी लगा रहा है, और वो उनके टेस्ला के साथ डील कर रहे हैं इलॉन मस्क, और वो बड़ी ज़बरदस्त डील हो गई। और मैं आज ये देख रहा था, ये फाइनेंशियल टाइम्स ने उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट लिखी है। ये 13 स्लाइड हम देखें, इलॉन मस्क की जो टेस्ला है स्ट्राइक डील विद चाइनाज बेदो फॉर ड्राइवर असिस्टेंस, मतलब मुकम्मल डील हुई है, और ये बिलियंस की डील हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। तो ये जो मामला वही है सारा, कि ये बाइडेन कुछ कह रहे हैं, ब्लिंकन कुछ कह रहे हैं, ये लोग इंडिपेंडेंट हैं। कई मुल्क चाहते हैं कि इनको अपने नेशनल बना लें, ये मतलब हमारे पास आके रहें। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि कई ऐसे मुल्क हैं, देखें GPUs वगैरह का मसला खड़ा हो रहा है ना, कि चाइना, ताइवान, आगे पीछे कई अमेरिका के ऐसे लोग हैं, उनको ज़्यादा अमेरिका अगर प्रेशराइज करता है ना इस वक्त, ये टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं ख़ास तौर पे, उनको प्रेशराइज करता है कि जी आप यहाँ पे अमेरिका में बैठे इन कवानीन की पाबंदी करें, तो वो कहते हैं हम यहाँ से चले जाएंगे। मतलब पूरी दुनिया उनको बुला रही है, वो अपनी टीम के साथ उठ के चले जाएंगे।
वो यूरोप शिफ्ट हो जाएंगे, वो किसी गल्फ कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे और वहां पर वो जीबीयूज लगा कर अपना काम शुरू कर देंगे। दुनिया यानी मुल्क इनके मोहताज है, ये मुल्कों के मोहताज नहीं रहे अब अपने, ये इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, ग्लोबल लेवल पे हैं। तो बात यह है कि ये अब ये एक बहुत बड़ा वाकया है, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा मैं तो इंडिया से नहीं करूंगा, मैं तो चाइना से करूंगा। अच्छा, अमेरिका शायद चाह रहा था कि इंडिया के साथ करे मामला, ये इंडिया का दौरा सिर्फ करके वहां पहुंच गए। तो ये अब 24-48 घंटों में अभी तक तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो बात की है वो बात अच्छी भी है एक तरह से, लेकिन वो उसमें टू स्टेट सोल्यूशन नहीं आ गए। अभी तक जो गुफ्तगू हुई है उसमें टू स्टेट सोल्यूशन आगे नजर नहीं आ रहा कि उसकी टाइमलाइन क्या होगी। उसके 3 मरहले होने थे, ये यहां पे उसका रीड आउट देखें तो इसमें भी सीज फायर में लिखा नजर आ रहा है, लेकिन इस सीज फायर के अंदर ये जो मैंने बात की थी नेतन्याहू और बाइडेन की रीड आउट, लेकिन इसमें भी सीज फायर का नाम तो है, लेकिन वो टू स्टेट सोल्यूशन और आगे कैसे बढ़ना है और 3 स्टेजेस होंगी वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो अगर तो वो क्लैरिटी आ जाती है, अच्छा इजिप्शियंस बड़े पुरुमीद हैं कि कुछ मामला दरमियान में निकलेगा बेहतरी का। अच्छा, इसमें जो है वो सऊदीज जो हैं वो खामोश हैं, कतर के लोग भी खामोश हैं, इजिप्शियंस का सिर्फ ये कहना है कि इसमें कोई बेहतरी का रास्ता दरमियान में निकलेगा टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ। लेकिन इस वक्त टू स्टेट सोल्यूशन कहीं डिस्कस नहीं हुआ। पैलेस्टीनियन स्टेट कहीं, मतलब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जरूर कहा है, अपनी स्पीच जो की है उन्होंने रियाद में, उसमें उन्होंने पैलेस्टीनियन स्टेट का जिक्र किया है, लेकिन क्या वो रिटर्न एग्रीमेंट, देखिए रिटर्न एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट रिटर्न था, उस पर साइन हुए थे और वो उससे फिर गया नेतन्याहू। तो अब तो जो बात करनी है वो बात, और फिर उसके बाद अमेरिका बार बार अच्छा भी लगता कि करारदाद वीटो कर रहा है वहां पे। और देखिए आप देखेंगे ये सऊदी मुल्क, सऊदी अरेबिया, कतर, इन्होंने बिल्कुल खामोशी, क्योंकि अमेरिका जो है ना, मतलब इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर ने बिल्कुल कह दिया कि इस कत्लेआम को खत्म करवाने की जिम्मेदारी अमेरिका की है, अमेरिका की जिम्मेदारी है। तो अब देखिए ना सऊदी अरेबिया की तरफ से बहुत कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, ना कतर की तरफ से आई हैं, ना बाकी मुल्कों की तरफ से आई हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाह रहे कि हम स्टेटमेंट दें, उनके फॉरेन मिनिस्टर या उनके बाकी लोग स्टेटमेंट दे दें कि जी हो गया मामला सारा तय, और पता चला नेतन्याहू जो है उनके पीछे बाइडेन फिर खड़े हो गए जाके। तो इसलिए ये जो अब ऑफर है कि जी हजारों लोग रिहा कर दिए जाएंगे और वहां से 40 से भी कम पर हम राजी हो गए हैं, इसराइल ये कह रहा है, ये इशू है ही नहीं। इशू ये है कि टू स्टेट सोल्यूशन कैसे होगा और इसराइली फौज का इनखला कैसे होगा और फलस्तीनियों के हवाले कैसे किया जाएगा पूरे। और उसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ सऊदी अरेबिया ने जो बात की है सेक्रेटरी ब्लिंकन से, सारे मुल्कों ने, उन्होंने कहा है कि टू स्टेट सोल्यूशन, और अनाउंसमेंट होगी के साथ मशरिकी यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत होगा, क्योंकि इससे पहले वो शरारत कर चुके हैं ट्रंप, जब ये इब्राहिम अकॉर्ड हो रहे थे तो यरूशलेम से उन्होंने कहा ये अनाउंसमेंट होगी कि ईस्ट यरूशलेम उसका कैपिटल होगा आजाद फलस्तीनी रियासत का। इससे आगे तो फिर आगे पीछे तो कोई स्टांस हो ही नहीं सकता ना सऊदी अरेबिया का, ना किसी दुनिया के और मुल्क का, बेशुमार पाकिस्तान का और दीगर ममालिक का। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूंगा। सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।